गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और मज़े में अपनी तैयारी कर रहे होंगे गाइज। चलिए आज हम लोग अपनी 12th क्लास के जो आर्टिकल की हमारी सीरीज चल रही है उसकी आज ये सेकंड क्लास है। इससे पहले हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने स्थापित किया था और उससे रिलेटिव हमने और भी बातें करी थी। ओके गाइज, आज हमारा ये सेकंड आर्टिकल है जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपके इसमें दो आर्टिकल होते हैं। एक आर्टिकल होता है अक्षीय स्थिति पर निकालते हैं तीव्रता और एक निकालते हैं निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में या एक होता है हमारा दूसरा निरक्षीय स्थिति में। दोनों में से एक आर्टिकल एग्जाम में 100% आने के चांस होते हैं। ठीक है, ये आपका जो आर्टिकल है 3 नंबर या फिर 5 नंबर में एग्जाम में आता है। कम से कम 3 नंबर में और मैक्सिमम 5 नंबर में एग्जाम में आर्टिकल पूछा जाता है और ये आपका इस फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, एक अक्षीय स्थिति में निकालते हैं और एक निरक्षीय स्थिति में हम ज्ञात करते हैं। तो हम पहले आज हमने जो आर्टिकल लिया है वो अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करेंगे। बट उससे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं। जब इन दो बातों को जान जाएंगे तभी हम ये आर्टिकल बना पाएंगे, क्योंकि इस आर्टिकल में इन दोनों बातों की चर्चा है। इसके बिना तो आर्टिकल ही नहीं बनेगा आपका ये। ओके, चलिए तो हम बात करेंगे पहले वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ओके, तो क्या होता है, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों के अत्यधिक निकट समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों के अत्यधिक निकट रखे होने पर बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें आपके दो बिंदु आवेश होंगे जिनका परिमाण तो समान होगा बट उनकी जो प्रकृति है वो दोनों की अलग होगी। प्रकृति का मतलब यहाँ पर है कि एक धनावेश होगा और एक ऋणावेश होगा। एक धनावेश और एक ऋणावेश, और दोनों ही परिमाण में क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, अब उन दोनों आवेशों को अत्यधिक निकट रखने पर जो आपका निकाय बनेगा उसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। मतलब आपके पास कोई दो बिंदु आवेश हैं, एक हमने लिया प्लस क्यू, एक हमने लिया माइनस क्यू। ठीक, और इनकी जो बीच की दूरी है वो हमने मान ली 2L। ठीक, इन दोनों बिंदु आवेशों की जो बीच की दूरी है वो हमने मान ली 2L। ठीक है, ये दो बिंदु आवेश हैं, दोनों का परिमाण Q, इसका भी Q है और इसका भी Q है। मतलब अगर ये 5 कूलम्ब का है तो ये 5 कूलम्ब का है, ये 1 कूलम्ब का है तो ये 1 कूलम्ब का है। परिमाण समान, दोनों की प्रकृति अलग अलग है, मतलब एक प्लस और एक माइनस।
और दोनों के बीच की दूरी है बहुत ही कम है। मतलब इतनी कम दूरी है कि अगर हम इसको प्रैक्टिकली बात करें तो अगर एक आवेश यहाँ पर है तो दूसरा जो आवेश है वो जस्ट इसके बगल में है, बिल्कुल इसके पास। समझ पा रहे हैं? मतलब इनके जो बीच की दूरी है बहुत ही छोटी है। ये भी दूरी आप देख रहे हैं, ये दूरी भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही कम दूरी। मतलब जो दूसरा आवेश है जस्ट उसके बिल्कुल बगल में रखा हो। ठीक है, तो ये जो हमारा निकाय बन के तैयार हुआ है, ये जो निकाय है इसे बोलते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, दो बिंदु आवेश हो, दोनों का परिमाण समान हो और दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, एक प्लस और एक माइनस, और दोनों के दोनों अत्यधिक कम दूरी पे रखे हो, मतलब उनके बीच की दूरी है बहुत ही कम हो। ठीक है, तब जो आपका निकाय बनता है, जो निकाय बना है इसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। बस इतनी सी बात है। ये जो आपको निकाय दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव। मतलब एक प्लस का आवेश हो और एक माइनस का आवेश हो और इनके बीच की दूरी बहुत कम है, तो इस निकाय को बोलेंगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव। दैट्स इट। चलिए, ये होता हमारा वैद्युत द्विध्रुव। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव। अब बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो देखिए गाइस, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। इसे P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है वो आपको मैं समझा ही दिया है कि दो बिंदु आवेश हों, दोनों के परिमाण समान हों, दो बिंदु आवेश हों, दोनों के परिमाण समान हों और उनकी जो प्रकृति है वो विपरीत हो। प्रकृति मतलब एक प्लस, एक धनावेश हो और एक ऋणावेश हो, एक प्लस का आवेश और एक माइनस का हो और दोनों के परिमाण समान हो। ठीक है, और दोनों के दोनों अल्प दूरी पे रखे हो, मतलब उनकी जो बीच की दूरी है बहुत ही कम हो, मतलब दूसरा जो आवेश है जस्ट इसके निकट बिल्कुल बगल में रखा हो, तो उसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अभी जो वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है ये क्या वाला है, ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, एक मैथमेटिकल टर्म है ये क्या होता है, आपके पास दो बिंदु आवेश हैं, इनमें से एक आवेश लेना है, किसी एक आवेश का परिमाण, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो हम लेते हैं 2L। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेना है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी लेनी है और दोनों की गुणा कर देनी है। ठीक है, अब ये जो गुणनफल हमें मिलेगा इसे अब कहते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे हम P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा P की वैल्यू होगी।
ओके गाइस, ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। ये मैंने अदिश रूप में लिखा है, ये अदिश रूप है, मैंने इस पर कोई वेक्टर यूज नहीं करे हैं, अदिश रूप है। ठीक, ये अदिश रूप में लिखा हुआ है। बट हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये एक सदिश राशि है। परिमाण तो ये हो गया इसका, ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण, कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है उसमें से एक आवेश का परिमाण लो और दोनों आवेशों के बीच की दूरी लो, उनकी गुणा कर दो। गुणा करने पर जो गुणनफल आपको मिलेगा वो जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण होता है। ठीक है, अब इसकी दिशा की अगर हम बात करें तो दिशा क्या होती है, माइनस जो आपका ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। इसकी दिशा है, दिशा क्या होती है पी वेक्टर की, ऋणात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर, ये इसकी दिशा है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसकी जो दिशा होती है वो हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। ठीक है, ये सिंपल बोल सकते हैं, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। आप ऋण आवेश लिख सकते हैं, इसको धन आवेश लिख सकते हैं, उसकी ओर होती है हमेशा। ठीक है, चलिए बाकी इसकी मात्रक, इसकी बीमा आप लोग निकाल लेते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यूज करें उसी से इसका मात्रक और इसकी बीमा बन जाएगी। ओके, तो मैं बता देता हूं इसको भी, यहां बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या, देखो इसके मात्रक की अगर बात करें, P का मात्रक, मात्रक क्या होगा भाई, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक बनेगा कूलाम मीटर। क्या मात्रक बनेगा इसका, कूलाम मीटर। और ये जो कूलाम मीटर है इसका एसआई मात्रक है। कैसा मात्रक है ये, एसआई मात्रक। ओके गाइस, अब इसकी बीमा की बात करते हैं। P की बीमा, तो बीमा कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, इन्हीं का इस्तेमाल करके बीमा निकाल सकते हैं। भाई मैंने P का जो मात्रक लिखा है वो क्या लिखा है, इसका मात्रक लिख लो और इसका मात्रक लिख लो, P का मात्रक बन जाएगा। Q का मात्रक लिखा भाई कूलोम, दूरी का मात्रक लिखा मीटर। भाई दो तो संख्या है, संख्या असल में मात्रक होता ही नहीं है, हम है ना, हम बात करेंगे दूरी की। जो दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसका मात्रक बन गया कूलोम मीटर। ओके, अब हम अगर बीमा की बात करें तो बीमा की, अगर हमें P की बीमा बतानी है तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा आवेश है उसकी बीमा और दूरी की बीमा लगाओ, बन जाएगा। तो आवेश की बीमा कैसे निकालोगे, देखिए आप एक बात जानते हैं, मैं यहां बताता हूं इसको, I बराबर होता है Q अपॉन T, और यहां से आप Q निकालोगे तो Q बराबर आएगा I इंटू T। तो यहां से अगर मैं Q की बीमा की बात करूं, Q की बीमा, तो Q की बीमा कैसे बनेगी भाई, I की बीमा लिख लो और T की बीमा लिख लो, क्या बन जाएगी, Q की बीमा। तो I क्या होता है हमारा, वैद्युत धारा। ठीक है, इसकी बीमा होती है A एम्पियर। ठीक है, A बीमा है इसकी, और समय की बीमा क्या होती है, T। तो इस प्रकार से हमारी Q की बीमा क्या बनी, AT। Q की बीमा AT, क्योंकि हमारा जो धारा होती है, धारा, उसकी जो बीमा है वो A है। याद रख सकते हैं, एम्पियर इसका मात्रक होता है, तो वही है आपका ये। ठीक है, अब आराम से लिख सकते हैं, Q की बीमा हो गई AT, और इसके इनटू में दूरी की बीमा हो गई L। ठीक है, तो इस प्रकार से
जब हम इसको सही रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको हम, LTA, इसकी बीमा हो गई LTA। ओके गई, LTA। क्योंकि आपको पता होगा जब बीमा हम लिखते हैं तो सबसे पहले बीमा M आती है, फिर L, फिर MLT, उसके बाद A। ठीक है, इस तरह से हमारा लिखने का ये तरीका होता है। चलिए, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम अपना आर्टिकल बनाएंगे। अब बात करते हैं अपने आर्टिकल की। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, वैध द्विध्रुव लेना है। क्या होता है वैध द्विध्रुव, बात हो गई है हमारी। तो एक हमारा बिंदु आवेश ये है और दूसरा बिंदु आवेश हमारा ये है। ठीक, देखो होते जस्ट बगल में है। ये जो दूसरा आवेश है इस आवेश के जस्ट बगल में होता है, क्योंकि इनकी जो बीच की दूरी है बहुत ही कम होती है। ठीक है, बट आर्टिकल को बनाने के लिए थोड़ा मैं इसको दूर लिख रहा हूं जिससे इसको मैं समझा सकूं। ऐसा मान लीजिए जूम कर दिया, ओके, ये समझ सकते हैं। तो ये हमने आवेश लिया, एक आवेश इसमें प्लस होगा और एक आवेश इसमें माइनस होगा। तो मैंने आपसे कहा कि जो हमारा आवेश है ये वाला, ये माइनस है और ये आवेश हमारा प्लस है, ये ऋणावेश है और ये धनावेश है। ठीक है, और इस बिंदु को मैंने कह दिया A और इसको कह दिया B। ठीक है, अब दोनों बिंदु आवेशों के केंद्रों को मिलाया इस तरह से। कोई दिक्कत? इस तरह से। थोड़ा और मैं इसको बड़ा बना लेता हूं, थोड़ा और प्यारा लगेगा। ये लीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें ये जो दोनों बिंदु आवेश हैं इनका मैंने एक मध्य बिंदु लूंगा। ये मध्य बिंदु है बीचों बीच एकदम। ठीक है, इसे मैंने बोला O, इसे क्या बोला मैंने O। जो आपके दोनों आवेश हैं, ठीक है, उनके बीच में एक बिंदु लिया जो कि इनका मध्य बिंदु है, बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, उसे मैंने क्या बोल दिया O। और हमें पता है जो आपके वैद्युत द्विध्रुव में दोनों बिंदु आवेशों के जो बीच की दूरी है हम कितनी लेते हैं, उसे 2L। 2L लेने का उद्देश्य ये है कि जब भी हमें इनकी दूरी को आधा आधा करना हो तो हम LL कर लेंगे, क्योंकि अगर बीच की दूरी को हम केवल L कहें तो आधा क्या होगा, L/2 भिन्न में चला जाएगा। ठीक है, उससे बचने के लिए हम उसको सीधा क्या मान लेते हैं, 2L मान लेते हैं। कोई दिक्कत? कुछ नहीं। आप देखो हमारा जो O है वो मध्य बिंदु है, तो इधर दूरी कितनी होगी L और इधर दूरी कितनी होगी L। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी L और यहां से लेके यहां तक की दूरी L। ओके, तो ये हमारा है वैद्युत द्विध्रुव। इस निकाय को बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अक्षय स्थिति क्या होगी। अक्षय स्थिति क्या है, ये जो हमारे दोनों बिंदु आवेश हैं इन दोनों बिंदु आवेशों के केंद्रों से गुजरती हुई एक रेखा मतलब एक रेखा बनाइए जो इन दोनों बिंदु आवेशों के केंद्रों से गुजरे। ठीक, तो मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, इसको आगे बढ़ा रहा हूं। ये लीजिए, मैं एक साइड ही बढ़ा रहा हूं इसको। बस सीधा नहीं हो रहा है, एक मिनट गाइस। ये लीजिए, ओके, ये ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम लोग अक्षीय स्थिति। इसे क्या बोलेंगे, इसका अक्ष बोलेंगे। वैद्युत द्विध्रुव का क्या है, ये अक्ष है। दोनों बिंदु आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है या इससे गुजरने वाली जो रेखा है, ये जो रेखा हम बना रहे हैं ये वाली, इसे बोलते हैं इसका अक्ष। इस अक्ष पर हमने एक बिंदु लिया P। ठीक है,
इसकी अक्ष पर हमने एक बिंदु क्या ले लिया, P, और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता बतानी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करनी है। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और जो बिंदु P है वो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर स्थित है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम अक्षीय स्थिति, जो दोनों बिंदु आवेशों के केंद्रों को जो रेखा मिलाती है ये वाली, ठीक है, जो रेखा इनके केंद्रों से जो गुजरती है इसी बोलते हैं इसका अक्ष, और इसी अक्ष पे जो बिंदु स्थित होगा उसे हम कहेंगे कि जो बिंदु है वो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर स्थित है। ठीक है, आई होप ये बात आपके समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने कहा कि जो हमारा बिंदु P है वो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r मीटर दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी मान ली हमने, ये r। जो बिंदु P है वो बिंदु O से r मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि इनके जो बीच की दूरी है ये वो हमने r मान ली। चलेगा, बस। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु पर इस द्विध्रुव, जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ये जो हमारा बिंदु P है यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 लेंगे, Q0, क्योंकि प्लस Q0 लेने से मतलब इसका फायदा क्या होता है भाई, इससे हम ये ज्ञात कर पाएंगे जो दिशा होती है तीव्रता की, उसको हम बता पाएंगे। यहाँ से दिशा क्या होगी उसका हम पता कर पाएंगे इससे आसानी से। ठीक है, अभी मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था ये इतना छोटा आवेश है, इतना छोटा आवेश है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग 0 के आसपास होती है। ठीक है, और इतना छोटा आवेश है कि ये अपना कोई वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, बस ये किसी वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव तो कर सकता है, लेकिन अपना वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। इतना छोटा आवेश है। ठीक है, इसे केवल परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। धन क्यों बोला, क्योंकि धनात्मक है इसलिए धन बोल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इस वाले आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, फिर इस वाले आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण P पे निकालेंगे तीव्रता। इस तरह से हमारी ये सीरीज मतलब आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए तो पहले बात करेंगे इसमें हम लोग -Q आवेश के कारण बिंदु P पर, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, क्या होती है, जो तीव्रता है वो मैंने मान ली EA मतलब बिंदु A पर रखे आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, EA नाम दे दिया मैंने उसे। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैंने बताया था किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो होता है आपका E बराबर 1/4 पाई ε0 Q अपॉन, क्या होता है गाइस, Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कब होता है आपका, जब आपका बिंदु आवेश निर्वात या वायु में रखा हो, निर्वात या वायु में रखा हो। अगर निर्वात या वायु के अलावा किसी और माध्यम में रखा होगा तब ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू K Q अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे K क्या होता है, ये K आपका क्या है, परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक। जिस माध्यम में आपका ये आवेश रखा है उस माध्यम का होता है परावैद्युतांक, और इसकी जो वैल्यू होती है K की वो होती है ε m अपॉन ε0।
के बराबर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, न्यूमेरिकल में काम देता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात या वायु की वैद्युशीलता या विद्युशीलता जो कहोगे, और ये क्या है? निर्वात या वायु के अलावा, या हो सकता है वही, ठीक है ना, सिंपल बोलेंगे माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। ये किसी निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता हो गई, और ये क्या हो गया? आपका एप्सिलॉन एम किसी माध्यम की वैद्युतशीलता जो निर्वात या वायु के अलावा हो सकती है या फिर निर्वात या वायु ही हो सकती है। ओके गाइस, ये थोड़ी एक्स्ट्रा बात है, इसको थोड़ा जानकारी में रखें। अगर आपका आवेश निर्वात या वायु में रखा है तो हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे, और निर्वात या वायु के अलावा रखा है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइस, तो मैं ये फॉर्मूला लेके चलने वाला हूँ आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए गाइस, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्यू क्या है? ये क्यू वो आवेश है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, वो आवेश है। और आर क्या है? ये आर है आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। जिस बिंदु पर तीव्रता निकाल रहे हो वो बिंदु और आवेश के बीच की दूरी होती है यहाँ पे आर। ठीक है, इस बात का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनाने वाले हैं। ओके गाइस, चलिए अब देखिए इसमें कहानी क्या है। हमें जब यहाँ पे क्यू लेंगे तो क्यू यहाँ पे बिना चिन्ह के लेना है। ठीक है, क्योंकि हम चिन्ह की जो बात हम दिशा में कर लिया करेंगे, वो दिशा का रोल है। ओके, हम यहाँ पे चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ई ए बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। तो ये आवेश और ये बिंदु, इसके बीच की दूरी क्या होगी भाई? यहां से लेके यहां तक है आर, और यहां से लेके यहां तक है एल। भाई यहां से लेके यहां तक मतलब बिंदु पी से लेके ओ तक की दूरी कितनी होगी? ओ, और बिंदु पी से ओ तक की दूरी होगी आर, और बिंदु ओ से पी तक की दूरी कितनी है? एल। तो मुझे चाहिए आपकी बिंदु पी से लेके बिंदु ए तक की दूरी तक एल, तो आर प्लस एल, स्क्वायर है दूरी का तो स्क्वायर कर देंगे। ओके गाइस, और इसकी जो दिशा है, दिशा की बात कर लेते हैं। तो मैं दोनों की दिशा की बात कर लेता हूं। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, इनके बीच में जो तीव्रता है, ठीक है, उसकी दिशा क्या होगी? आपकी इधर होगी ना, क्योंकि जो दिशा E की होती, जो दिशा F की होती है वही दिशा किसकी होती है? E की। ये आपके लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, क्योंकि E बराबर होता है F/Q0। ठीक है, और Q जो है आपका आवेश है, एक बिंदु आवेश है। ठीक है, ये आपका एक अदिश राशि होता है, जबकि बल क्या है? आपका सदिश राशि है। ठीक है, तो बल सदिश राशि, तो तीव्रता भी क्या होती है? हमारी सदिश राशि। जो दिशा इसकी होती है वही दिशा इसकी होती है, क्योंकि हमारा ये जो बंदा है वो अदिश है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बटे में रहने से। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी समीकरण के हिसाब से जो दिशा बल की वही दिशा तीव्रता की। तो बल क्या होगा भाई? ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस वाला बंदा प्लस वाले को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक है, तो बल की दिशा इधर होगी ना। और कूलाम ने क्या बताया है? जो बल की दिशा, बल जो होता है बल, वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, तो ये माइनस वाला बंदा प्लस वाले को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, तो इसकी दिशा इधर होने वाली है। ठीक, अब अगर बल की दिशा इधर है तो तीव्रता की दिशा भी क्या होगी? इधर होगी। तो इसे बोलेंगे हम लोग ई ए। ओके गाइस, अब जो बिंदु बी पर रखा है
ये प्लस है, प्लस प्लस को करेगा प्रतिकर्षित, तो बल की दिशा इधर होगी, इस तरह से। ठीक, ठीक है। तो अगर बल की दिशा इधर है तो ई की दिशा भी क्या होगी, इधर होगी। तो इसे हम नाम देंगे ई बी, क्योंकि बिंदु बी पर रखे आवेश के कारण तीव्रता है ये, और ई ए क्या है, बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता है। ठीक है, तो आप यहां पे देख रहे हैं जो ई ए की दिशा है वो पी से ए की ओर है। दिशा क्या है इसकी, इसकी दिशा है वो पी से ए की ओर है। ओके गाइस, चलिए चलिए गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे प्लस क्यू के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे हम कहेंगे ई बी बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। तो आवेश है ये और बिंदु है ये, इसके बीच की दूरी हमें चाहिए ये वाली, P से B तक की दूरी। तो देखिए P से O तक की दूरी R है और B से O तक की दूरी L है। अगर मैं इस R दूरी में से ये L दूरी घटा दूं तो मुझे ये दूरी मिल जाएगी। दूरी R में से, ये वाली दूरी R में से दूरी L घटा दो तो दूरी हमें P से B तक की मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे जो आवेश है मेरा B पर है और बिंदु ये है, तो इनके बीच जो दूरी है वही मेरी R है, तो वो कैसे आएगी, R माइनस L करके। ठीक है, R माइनस L, और उस दूरी का क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर। चलिए अब इसकी दिशा क्या है, इसकी जो दिशा है यानी कि ए बी की जो दिशा है वो किधर है, बी से पी की ओर, बी से पी की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारे दोनों बिंदु आवेशों के कारण बिंदु पी पर तीव्रता हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है इसके कारण निकालेंगे, पूरे के कारण। ठीक है, तो यहां लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसे हमने कहा E कैसे निकलेगी भाई, देखिए आप इन दोनों को देखो, दोनों ही सदिश हैं भाई, आपके दोनों ही क्या, दोनों तीव्रता है, ये सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्या होती है भाई, सीधे सीधे जुड़ती नहीं है। जब 2 को 3 में जोड़ दिया 5 हो गया, यहाँ तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ दिशा का मैटर करता है। तो आपने 11वीं क्लास में एक बात पढ़ी है कि अगर कोई ये, ठीक है, कोई ये वस्तु है, इस पे एक बल लग रहा है इधर F1 जो मैंने मान लिया 50 न्यूटन है, और एक बल लगा इधर जो मैंने मान लिया 30 न्यूटन है। ठीक है, 2 बल लग रहे हैं और एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत हैं। लेकिन जो हमारा मान लो जो वस्तु है इस पर अगर परिणामी बल की बात करें तो उसकी दिशा किधर होगी, देखो इधर लगा रहे हैं 50 और इस दिशा में लगा रहे हैं 30,
तो जो आपका वस्तु है वो ओवरऑल किधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि इधर का बल ज़्यादा है। ठीक है, तो जिस बल से इधर जाएगा वो बल कितना होगा आपका 20 न्यूटन। क्यों? क्योंकि 30 से तो इधर है ना, तो ये 30 इसके 30 को कम कर देगा और फाइनली ये वस्तु जो है इधर जो जाएगी वो 20 न्यूटन के बल से जाएगी। ठीक है, तो ये जो बल है F कैसे निकलेगा भाई, ज्यादा वाले बल में से कम वाला बल माइनस कर दीजिए, ये आपका परिणामी बल आ जाएगा इस वस्तु के ऊपर। तो सदैव केस में ये कहानी होती है भाई। ठीक है, तो हमें यही देखना है इसमें, देखो यही सेम कहानी है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं एकदम। तो हमें इन दोनों में ये देखना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे। ठीक है, तीव्रता हमारी आ जाएगी। ठीक है, चलिए, और जिसका मान बड़ा होगा, ठीक है, जिस तीव्रता का मान बड़ा होगा उसकी दिशा जो होगी वही दिशा हमारी इस ई की होगी। ये बात समझे इस बात को। ओके, चलिए, जो दिशा इसमें अधिक मान वाली तीव्रता की होगी वही दिशा हमारी इस तीव्रता की होगी। जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालना है बिंदु P पर, उसकी जो दिशा है इन दोनों में जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी दिशा में होगी। यहां पे हमें देखना है कि इसमें EA की वैल्यू बड़ी है या EB की वैल्यू बड़ी है। तो आप देखो साफ साफ देख रहे हैं, देखो 1/4πε0K और Q, ये राशि दोनों में सेम है, इसका जो मान है सेम आएगा, बस राशि जो अलग है दोनों में वो ये है R+L का स्क्वायर और R-L का होल स्क्वायर। अगर आप R में से कुछ घटाओगे, L घटा रहे हो, तो ये जो मान आएगा वो पक्का R+L से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये R सेम, दोनों L सेम है। ठीक है, तो ये जो R-L है इसका जो मान है वो R+L से पक्का क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, फिर इनका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पे जो मान आएगा ये वाला वो इससे छोटा ही आएगा। ठीक है, और तुम्हें एक बात पता होगी, हर में अगर छोटा मान है और एक के हर में बड़ा मान है, ठीक है, तो छोटे वाले मान से भाग जब करी जाएगी तो जो मान आएगा निकल के वो बड़ा आता है। ठीक है, किससे बड़ा आएगा, जिसका हर बड़ा है उसका मान छोटा आएगा, और जिसका हर बड़ा है छोटा है, जिसके हर का मान क्या है, छोटा है, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो बड़ी आएगी। तो इस प्रकार से हमारा EV का मान क्या होगा, बड़ा होगा, और ये का मान छोटा होगा। इस बात को समझें, ये एग्जाम में बड़ी दिक्कतें बच्चे रटते रहते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, आपको ये समझना है कि R में से कुछ घटाओगे और यहाँ पे R में कुछ जोड़ रहे हो, तो पक्का ये वाली जो वैल्यू है वो इससे छोटी ही रहने वाली है। ठीक है, फिर इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, अब यहाँ स्क्वायर करने पे जो मान आएगा वो पक्का इससे छोटा होगा। अब हर में अगर एक के हर में छोटा मान है और एक के हर में बड़ा मान है, तो जिसके हर में छोटा मान है वो जो वैल्यू सोल्व होके आएगी वो बड़ी वैल्यू आएगी, और जिसके हर में बड़ी वैल्यू है उसे सोल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी। ठीक है, हर का मान बड़ा तो वैल्यू छोटी आएगी, हर का मान छोटा तो वैल्यू बड़ी आएगी। तो ये वैल्यू बड़ी है EV। तो जब हम परिणामी तीव्रता हमारी जो होगी E, वो कैसे निकलेगी, EV माइनस EA। ठीक, और इसकी जो दिशा होगी, जो E है उसकी दिशा क्या होगी आपकी, जो दिशा EB की होगी, जो दिशा EB की होगी वही दिशा हमारी E की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये मान रखेंगे जो हम निकाल चुके हैं ऊपर। तो यहां से आ जाएं, ओके, तो E बराबर EV की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0K इंटू Q/R-L का होल स्क्वायर माइनस EA की वैल्यू ये है 1/4πε0K Q/R+L का होल स्क्वायर। अब जो सेम वैल्यू ने कॉमन कर लो, तो ऊपर आ रहा हमारा
क्यू अपॉन 4πε0 के, सेम है दोनों में, कॉमन कर लिया तो यहाँ से बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर और यहाँ से बचेगा 1/r+l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़िए। क्यू अपॉन 4πε0 के, अब देखो ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, एक प्लस एक माइनस है, घटाना होगा तो बटे वाली संख्या को क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, दोनों की गुणा कर दीजिए, एलसीएम बन जाएगा r-l का स्क्वायर r+l का होल स्क्वायर। उसके बाद इसके हर से यहाँ भाग करेंगे तो ये कटेगा, ये बचेगा, इसकी गुणा ऊपर r+l का होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस तो माइनस आएगा, इससे भाग करोगे ये कटेगा, ये बचेगा, इसकी गुणा ऊपर r-l का होल स्क्वायर। ओके गाइस, चलिए क्यू अपॉन 4πε0 के, इनके स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, अब देखो ये a का स्क्वायर प्लस का आएगा लेकिन बाहर माइनस बैठा है तो वो से कर देगा माइनस, अंदर जो वैल्यू प्लस की होगी वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस आएगी वो प्लस हो जाएगी, तो यहाँ से ये r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस का 2rl। ठीक है, वो तो आसान है, आराम से कर लेंगे इसको। बटे में देखो r-l इंटू r+l, देखो दोनों का स्क्वायर अलग अलग है तो मैं दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर, कोई समस्या किसी को, लिख सकता हूँ। अब देखिए ऊपर देखिए, इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस पे ये प्लस माइनस पे कैंसिल, क्या बचा हमारा ऊपर, e बराबर क्यू अपॉन 4πε0 के इंटू 2rl प्लस 2rl 4rl बटे में देखो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या चल रहा है आपका होल स्क्वायर, इस प्रकार से। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले, इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा जी, अब इसके आगे प्रोसीड करते हैं। तो E बराबर, अब देखो इसको क्या लिखूँ, ये आपका 4rl है, इसको मैं कुछ इस तरह से लिखने वाला हूँ 1/4πε0 के इंटू 4 को लिखा मैंने यहाँ से 2 और बाकी को लिख दिया मैंने कुछ इस तरह से 2 2ql और इनटू जो r है हमारा, r मैंने ऐसे रहने दिया, बटे में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको पहचाने जरा, ये क्या है, देखो बात, ठीक है, आपका एक क्यू ये रहा, r ये रहा, l ये रहा और 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, बाकी पार्ट सेम है। अब देखो आपको ये पार्ट देखना, ये पार्ट क्या बना हमारा, ये आपका हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान हो गया ये, क्यों, यही तो होता है भाई, क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव जो है हमारा, उसमें से किसी एक आवेश का परिमाण ले लो और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले लो, उनका जो गुणनफल है वही क्या है, p, भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2ql, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो p का मान हो गया, तो इसके स्थान पे मैं क्या लगाने वाला हूं, p। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से E बराबर 1/4πε0 के इंटू 2pr बटे में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट में बता दो ये क्या हुआ, चूंकि
2QL बराबर होता है PK, और PK हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। बस अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए जो हमारा ये फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला बना हमारा ये, ठीक, ये लीजिए, लेकिन फाइनल फॉर्मूला नहीं है हमारा ये, भी कुछ कंडीशन लगाएंगे अभी हम इसमें। अब कंडीशन क्या है, वो बात है यहाँ पे, तो हम यहाँ बात करने वाले हैं। अब हमने इसको समीकरण मान लिया, अभी तक तो कोई समीकरण नहीं मानी है ना, ओके, इसको समीकरण कह दिया 1। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा दूरी है दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है 2L, ये बहुत छोटी दूरी है, यानी कि जो आवेश है वो जस्ट इसके बगल में है, यानी कि ये दूरी बहुत ही छोटी है। अब इस दूरी का आधा करोगे L, तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि L का जो मान है वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो अगर R के हिसाब से देखें तो R की तुलना में ये वैल्यू बहुत छोटी होगी। अब ऐसे भी भाई ये वैल्यू बहुत छोटी, दोनों बिंदु आवेश के बीच की दूरी है बहुत कम, बहुत छोटी होती है, मान बहुत ही कम वैल्यू है ये, उसका आधा करोगे और भी कम हो जाएगा, ठीक। तो जो L का मान है वो R की तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो हम यहाँ पे सीधा कहेंगे चूंकि जो L है उसका जो मान है वो काफी छोटा है R से, यानी कि बहुत छोटा, काफी नहीं बहुत छोटा है भाई, R की तुलना में बहुत छोटा है, तब R स्क्वायर की तुलना में R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का मान नगण्य होगा, नगण्य होगा, ना के बराबर भाई। अर्थात हम ये कह सकते हैं L स्क्वायर का जो मान है वो लगभग शून्य के आसपास, शून्य के बराबर होगा। इतना छोटा मान, लगभग शून्य, शून्य नहीं होगा, लगभग शून्य के आसपास एकदम, ठीक है भाई। L का मान R स्क्वायर से छोटा है, तो जब भाई इसका L स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, छोटे मान का स्क्वायर करोगे और छोटा हो जाता है भाई, ये बात आप जानते हैं ना, ठीक है। आप करके देखना, 0.2 का स्क्वायर जब करोगे तो कितना आएगा, ये 0.04 आएगा। पहले कितना था, 0.2 था, जब स्क्वायर किया तो 0.04 हो गया, यानी जो वैल्यू है उससे बहुत छोटी हो गई, ठीक है। तो छोटी वैल्यू का जब आप स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाता है, इसलिए ये जो वैल्यू है लगभग शून्य के आसपास पहुंच जाएगी, इसलिए हम कह रहे हैं इसकी जो वैल्यू लगभग शून्य के आसपास है, क्योंकि वो वैसे ही बहुत छोटा है, स्क्वायर कर दिया तो और छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि लगभग शून्य, यानी कि नगण्य मान सकते हैं हम उसको। बस अब समीकरण 1 से आ जाओ। समीकरण 1 से बात करेंगे, समीकरण 1 से। चलिए तो समीकरण 1 से आएंगे तो E बराबर 1/4πε0K इंटू 2PR बटे में। अब बटे में क्या होगा भाई, L स्क्वायर का मान तो 0 जाएगा, तो R स्क्वायर माइनस 0, R स्क्वायर बचेगा, R स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, R स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो R की पावर कितनी आएगी, 4, ठीक। अब इस एक R से इसका एक R कटेगा, 3 बचेगा। तो फाइनली हमारा यहाँ से जो E का मान आ रहा है वो आ रहा है E बराबर 1/4πε0K इंटू 2P/R की पावर 3, ये वैल्यू है, ठीक। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखिएगा, अब मैं अगर यहां से ये कहूं कि बात हो रही है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव निर्वात या वायु में रखा हो तब
के बराबर क्या होगा, 0 होगा, के बराबर 0। जो के है आपका ये, इसका मान सॉरी के का मान क्या होगा आपका 1 होगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो के का मान क्या था आपका, के का जो फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, के बराबर बताया था एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन एम उस माध्यम की वैद्युशीलता है, एप्सिलॉन एम उस माध्यम की वैद्युशीलता है जिसमें आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा होगा। ठीक है, ये एप्सिलॉन एम उस माध्यम की वैद्युशीलता होती है जिस माध्यम में वैद्युत द्विध्रुव रखा होता है। अब आप क्या कह रहे हो, कहाँ पे रखा हुआ है, निर्वातीय वायु में रखा है, तो ये जो एप्सिलॉन एम है ये क्या बन जाएगा आपका एप्सिलॉन नोट बन जाएगा, और बटे में एप्सिलॉन नोट है ही, इससे ये कटेगा कितनी बार, एक बार। इसलिए मैं कह रहा हूँ के की वैल्यू कितनी आएगी, 1 हो जाएगी इस फॉर्मूले से। के का मान यहां लगा दो, अतः ई बराबर जो आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन r की पावर 3। ये हमारा आर्टिकल बना, ये है हमारा आर्टिकल। ठीक है, और इसकी जो दिशा होगी यहाँ पे, जो ई की दिशा है, ई की दिशा पे मैंने आपको बताया दिशा किधर होगी, इसकी मान किसका ज्यादा आया है, ई बी का ई ए का। सिंपल सी बात है भाई, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो छोटी वैल्यू ये, तो ये 1 बड़ा है ना, तो ई की जो दिशा है, ई की जो दिशा है, ई की जो दिशा है बी से पी की ओर होगी। दैट्स इट। इस तरह से हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट, इस तरह से हमारा ये आर्टिकल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखो अगर आप लोग चाहते हो इसको सदिश रूप में लिखना तो सदिश रूप में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अदिश रूप में है क्योंकि वहां पे मैंने वेक्टर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है, केवल परिमाण की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर इसको सदिश रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे भाई, ये सदिश राशि है, वेक्टर लगाएं, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो संख्या है कोई, ठीक है, इंटू 2 संख्या है, p वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, सदिश राशि है, और बटे में क्या आएगा r की पावर 3, क्योंकि दूरी क्या है हमारी, एक अदिश राशि है। दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है। ठीक, तो सिंपल सी बात क्या हो गई भाई, समीकरणों को देखा जाए तो ये सब सदिश हैं, सॉरी ये सब अदिश हैं आपके, ये सदिश, ये सदिश। जो दिशा p वेक्टर की होगी वही दिशा e वेक्टर की होगी, और p वेक्टर दिशा क्या होगी, ऋणात्मक आवेश से धन आवेश की ओर, ऋणात्मक आवेश से धन आवेश की ओर इधर होगी, तो इधर ही दिशा किसकी है, e की है। देख रहे हैं, वही बात निकल आई हमारे, देखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से तो आप चाहें तो यहाँ स्टॉप कर सकते हैं अपने आर्टिकल को, चाहें तो इसको एक स्टेप बढ़ा के यहाँ तक आ सकते हैं। चलिए गए, देखिएगा इसके साथ हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ। मात्रक आपको पता ही है इसका, ई का मात्रक क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ई बराबर क्या था, एफ अपॉन क्यू। ये तो बेसिक फॉर्मूला हमारे थ्योरी से आया था। अब हमें क्या करना है, ई का मात्रक निकालना है, तो भाई इन दोनों के मात्रक लिखो, इसका मात्रक बन जाएगा। एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ये हम पहले बात कर चुके हैं। ओके, तो इसका जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। दैट्स इट, न्यूटन प्रति कूलम। चलिए अब देखिए हमारी जो क्लास है, आपने देखा ये क्लास काफ़ी लेंथी हो गई है, वजह आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें छोटे छोटे पॉइंटों को भी डिस्कस किया है। ऐसा नहीं है कि बस लेके चल दिया, स्टार्ट कर दिया और धैर्य चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। मैंने उस तरह से नहीं कराया इस आर्टिकल को। आप यूट्यूब पे देखोगे इस आर्टिकल को आपके 10 से 15 मिनट में निपटा देंगे, इसको मैक्सिमम 20 मिनट में ख़त्म कर देंगे। मैंने उस तरीके से नहीं लिया इसको, मैंने छोटी छोटी बात डिस्कस करी है, क्योंकि मैंने ये समझ के पढ़ाया है कि मेरे जो बच्चे यूट्यूब में जो हमारी जो वीडियो देख रहे हैं वो बहुत ही वीक हैं। ये वीक बच्चों के लिए ये प्रकार से वीडियो बन रही हैं, ठीक है। और जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो अपना थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ा के देख लें, ठीक।
लेकिन मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंटों की जो बात करी है, मैं उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए करी है जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशनों में भी फंसते हैं, उनके बिहाफ से, ठीक है, ये वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। ओके, तो वीडियो की लेंथ पे मत जाएं, इसमें क्या समझाया है उस बात को समझें। छोटी छोटी बात मैंने यहाँ पर डिस्कस करी है, उसमें समय लिया है जिससे आप लोगों को मैं समझा सकूं। ओके, बाकी आप समझदार हैं। आई होप आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके और इस तरह से तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।